Yeah, we can see. Yes, very much. या सो बेसिकली जो आज मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो है हमारे इमोशंस और साइकोलॉजी कैसे इम्पैक्ट करती है हमारे वेरियस डिसीजंस को, या जो भी हम पोजीशन ले रहे हैं, कवर्ड जो पोजीशन ले रहे हैं उसके जो आफ्टर इफेक्ट आते हैं उससे हमारे इमोशंस और हमारे साइकोलॉजी का क्या इम्पैक्ट आता है, मैं उसके ऊपर ही थोड़ा बात करने वाला हूँ। और उसके बेसिस पे जो मैंने स्ट्रेटेजी बनाई है वो स्ट्रेटेजी को हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी जब आप कवर्ड कॉल सेल करते हैं, जब आपने कवर कॉल सेल किया है और स्टॉक आपका जो इसकी स्ट्राइक प्राइस है कवर कॉल की उससे अगर नीचे रहता है तो आपके इमोशंस कैसे होते हैं? समथिंग लाइक दिस, यू फील हैप्पी। मतलब जैसे आपको रेंटल मिल गया, करेक्ट, कि आपने कॉल बेचा है और स्टॉक उसके नीचे रहा है एक्सपायरी के नीचे, तो आपको अपना रेंटल मिल गया, तो यू फील रियली हैप्पी कि यार कंटेंटेड, सेटिस्फाइड, जो एक ये फीलिंग अपने को आता है। सिमिलरली जब कैश सिक्योर्ड पुट आप बेच रहे हैं और आपका स्टॉक पीई के नीचे रह रहा है, हमने पीई के ऊपर रह रहा है, जो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है उससे अगर वो स्टॉक अगर ऊपर रहता है तो अगेन यू फील हैप्पी कि यार जो मैंने डिसीजन लिया था वो डिसीजन बिल्कुल सही रहा और मेरा रेंटल मेरे को मिल गया। दीज आर द टू स्टेट ऑफ अफेयर, यू कैन से, जो आपके साइकोलॉजी या जो आपके इमोशंस आते हैं वो आपके कवर कॉल और कैश सिक्योर्ड पुट में आ रहे हैं जबकि आपका डिसीजन आपका सही हो रहा है। तो दीज आर योर इमोशंस एंड साइकोलॉजी, यू फील हैप्पी। नाउ जब कवर्ड कॉल या पुट में जो आपने सेल किया है उसमें जब आपका स्टॉक ब्रेक इवन प्राइस पे जब पहुंचने लगता है, ब्रेक इवन प्राइस क्या होता है, मतलब कवर्ड कॉल में अगर हम उसका जो प्रीमियम को जोड़ दें तो वो आपका ऊपर का आपका ब्रेक इवन हो गया। सिमिलरली पुट के अंदर जो पुट का जो स्ट्राइक प्राइस है उसमें से अगर हम प्रीमियम को माइनस कर दें तो वो जो नीचे का जो है वो आपका ब्रेक इवन प्राइस है। तो जब आपका स्टॉक का जो रेट है वो इन लेवल पे पहुंचता है तो आपको टेंशन चालू हो जाता है कि यार ये अभी जो अभी क्या होगा, पता नहीं अभी क्या होने वाला है, शेयर ऊपर चला गया तो मैं क्या करूंगा। सिमिलरली अगर मेरा जो है पुट का जो आपका स्ट्राइक प्राइस था और ब्रेक इवन भी क्रॉस करके नीचे जा रहा है तो अभी क्या होने वाला है। सो ये आपका एक आपका साइकोलॉजी भी आपकी स्टार्ट हो रही है कि आप टेंशन में है क्या होने वाला है। अभी वास्तव में अगर जो है आपका शेयर अगर वो पुट की प्राइस से नीचे चला गया, यानी कि जैसे अगर आपने कोई 100 रुपए का आपने पुट बेचा है और 5 रुपए का उसका अगर आपने प्रीमियम लिया है तो आपका जो ब्रेक इवन प्राइस है वो 95 है, और अगर 95 से अगर रेट नीचे चला गया 90 या 85 तो आपको कैसा लगता है? यू रियली मतलब फील लाइक क्राइंग, अरे यार ये क्या हो गया। सिमिलरली अगर आपका वो जो आपने कॉल बेचा है और कॉल बेचने के बाद में जो आपका जो प्रीमियम था उससे भी नीचे अगर शेयर नीचे चला गया, यानी कि जैसे आपने सेम अगर आपका 100 का कॉल बेचा है और 100 का कॉल आपने 5 रुपए में बेचा है तो आपका जो नेट प्राइस है वो ब्रेक इवन है वो नीचे का 95 है, और 95 से वो अगर मान लो 80 पे आ गया तो आपका जो स्टॉक था स्टॉक में आपको लॉस चालू हो जा रहा है, जो शेयर आपके पास जो होल्डिंग पड़ा था वो आपके पास जो है उसमें आपको लॉस चालू हो गया। तो आपका जो है अभी ये साइकोलॉजी आने लग गई है कि यार यू रियली फील की यू आर क्राइंग, ऑलमोस्ट यू आर क्राइंग, कि मतलब एक्सट्रीम पेन जो हो रहा है कि शेयर जो है मेरा बाई प्राइस से नीचे चला गया है या मेरा पुट के अंदर मेरा जो ब्रेक इवन से चला गया, तो दैट इज द वन लेवल। अभी जो लास्ट है उसको आप सोचिएगा, मैं क्या बोल रहा हूँ, द स्टॉक ब्रेकिंग द ब्रेक इवन प्राइस, स्टॉक अबव अपर सीई ब्रेक इवन, यानी कि अगर आपने 100 रुपए का अगर आपने जो कॉल बेचा था और उसका 5 रुपए का जो प्रीमियम आपने लिया था, अभी वो 105 के ऊपर शेयर चला गया है, तो उतने ही लोग तो वो तीसरे वाले में सोचेंगे कि यार मैं टेंशन में आ जाऊंगा, लेकिन मेरे को आई एम वेरी हैप्पी। अगर मेरा शेयर जो है मेरे कॉल की ब्रेक इवन प्राइस से भी अगर ऊपर चला गया है तो आई फील वेरी हैप्पी। तो अभी मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूं कि ये जो आइटम नंबर 3 है और जो लास्ट का 5 है या जो लास्ट का 4 है, आपके क्या व्यूज है इसको, हाउ डू यू फील अबाउट इट? मैं इसके पर आगे बताऊंगा। मैं 2-3 के कमेंट आई एम एक्सपेक्टिंग कि हाउ डू यू फील अबाउट दिस वेरियस सिनेरियोस। सर एक्चुअली अगर आईटीएम कॉल होती है ना, आईटीएम होता है तो फिर तो दिक्कत होता है कि भी हमने आईटीएम लिया था लेकिन उससे भी ज्यादा वो चला गया। अगर ओटीएम होता है तो ठीक लगता है सर।
तो ओटीएम तो वो आपका पहला और दूसरा हो गया। जब पहला और दूसरा है उसमें जब ओटीएम रहता है तो यू फील हैप्पी एंड यू फील सेटिस्फाइड, करेक्ट? यस सर। ठीक है, लेकिन जब पांचवे वाले पे आप ये बोल रहे हैं जो आईटीएम हो गया तो आपको दुख हो रहा है। हाँ ठीक है ना, एग्रीड, ओके, आपका ये व्यू है। अच्छा, और किसी का कोई व्यू है इसके ऊपर? सर मैं तो सोचता हूँ कि इट इज गुड, आई हैव एक्सपेक्टेड दिस प्राइस एंड आई एम गेटिंग दैट प्राइस क्या एंड क्या इट विल गिव, आई एम सेइंग इफ इट बिकम्स आईटीएम, सपोज आई हैव सोल्ड Infosys का 1500 का कॉल which I purchased at some X price which was below 1500. राइट, I'm happy that I am getting what I wanted. या, And it gives me an opportunity to again start a port. राइट। So I'm not worried about that it goes So that means ITM. कि you are in the state of this last one, Yes, sir. करेक्ट? Yes, अभी वो sir. मीनू बाबा जी बोल रही हैं कि उनको आईटीएम में आ जा रहा है तो टेंशन हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि ये आ जा रहा है तो आई एम फीलिंग हैप्पी, करेक्ट? Because what I want, see, what I decided for myself, that's what I'm getting. I cannot get everything under the sun. या, या, So I have to be happy. See, this whole process of covered call and covered put is that you have to remain contented with what you are designed for yourself. राइट, राइट, राइट। And if I start becoming worried, कि अच्छा ये तो then I should not do covered put. Then wait, when market goes up, I will behave with the market. I cannot have both in my hand that I will get the वाली जो कहानी है कि I will get रख लो और खा भी लो, वो दोनों नहीं हो सकता। हाँ, दोनों तो नहीं होगा ना सर, दोनों की इच्छा करना, फिर then you are not following the discipline. This is basically a disciplined behavior wherein you decide what you want, and then what you, if you get that, you should be happy because this is what you wanted. राइट, राइट, राइट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। और किसी का कोई व्यू है इसके ऊपर? नहीं, जैसा कि कुठार जी ने पहले बताया था कि जब हम पोजीशन लेते हैं और जब हमने पुट सेल किया उस समय वी हैव डिसाइडेड दैट आइदर वी विल गेट द रेंट एट व्हिच वी हैव प्रीमियम वी हैव गॉट, और वी विल बाय द शेयर व्हेन इट गोस डाउन। राइट। सो अगर प्राइस अगर शेयर ब्रेक इवन के नीचे जाता है, दैट मींस यू शुड बी हैप्पी कि आपका प्राइस जो आपको शेयर लेना था तो आपका प्राइस आ गया है। Exactly. You are not worried about the premium. You are worrying. You are getting the share at the right price or maybe below the price which you expected earlier. Exactly. So there may be some anxiety in between because of this MTM going up and down. But ultimately, expiry में तो आपको जो price उस पे share में मिलना ही मिलना है. तो उसमें I don't think any. सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैंने स्ट्राइक प्राइस ओटीएम चूज किया है तो फिर तो मुझे ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैंने गलती से स्ट्राइक प्राइस ही आईटीएम चूज कर लिया है तो फिर क्या होगा कि मुझे लगेगा कि मुझे बहुत कॉस्टली डिलीवरी लेना पड़ता है। नहीं मैडम, देखिए जो अभी किरण जी ने बोला है और अग्रवाल जी ने बोला है, उन्होंने क्या ये बोला है कि मैंने एक डिसीजन लिया था, जब मैंने ट्रेड लिया था तो मैंने एक डिसीजन लिया था कि या तो मैं शेयर नीचे चला जाएगा तो मैं डिलीवरी लूंगा और मेरे को 10 या 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। सिमिलरली जो अग्रवाल जी ने बोला है कि अगर मेरा शेयर ऊपर चला गया तो मैं आई विल सेल द शेयर, आई विल फील वेरी हैप्पी। तो अभी आप ये देखिए कि सेम सिचुएशन के अंदर यू विल बी आइदर इन द थर्ड और यू विल बी आइदर इन द फिफ्थ। सवाल ये है कि आप उस सिचुएशन को कैसा ले रहे हैं। फॉर द सेम सिचुएशन में somebody is feeling very happy and somebody is feeling very unhappy। उसको लग रहा है कि यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, बट दूसरे को लग रहा है कि मैंने बहुत सही डिसीजन लिया। डिसीजन दोनों ने एक ही ट्रेड ली है, बट ये आपका सोचने का तरीका है कि मैंने क्या लिया है, मैंने क्या किया है और उसका क्या रिजल्ट आया है, तो उसकी रिजल्ट की वजह से मैं क्या सोच रहा हूँ। मैं वो आपको जो फोकस जो करना चाहता हूँ वो ये करना चाह रहा हूँ कि सिचुएशन सबके लिए सेम है, चाहे आप सिचुएशन नंबर 3 में है या सिचुएशन नंबर 5 में है, लेकिन 3 में आपको बहुत अफसोस हो रहा है और 5 में आपको बहुत खुशी लग रही है। सर नहीं, मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर 60 आईडीएफसी के केस में अगर मैंने जुलाई की 60 की पी ली है और 55 की जिसने पी ली है, उन दोनों को फर्क लगेगा ना सर? नहीं, वो सवाल ये कि आपने जो डे 1 पे जो डिसीजन लिया था आप उसके बेसिस पे जाएंगे। यार अभी आज क्या हो गया उसकी बात मत कीजिए। आपने जिस दिन 60 रुपए का पुट बेचा था या 55 का पुट बेचा था, उस दिन आपका थॉट प्रोसेस क्या था और आज जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है, उसके बेसिस पे आपको डिसीजन लेना है। आपने जब 60 रुपए का पुट बेचा था तो सपोज आपको 4 रुपए का प्रीमियम मिला था उसमें, तो आपका ये था कि या तो मुझे 4 रुपए का किराया मिल जाएगा या मैं 56 रुपए में डिलीवरी ले लूंगा। ये आपका एक थॉट प्रोसेस था। अभी वो 56 के नीचे चला गया है तो आपको दुख हो रहा है। लेकिन दूसरा जो किरण जी को, वो ही इज वेरी फीलिंग हैप्पी कि यार मैं 56 में मैं आईडीएफसी खरीदना चाहता था, चलो मेरा उसके नीचे आ गया, मैं 56 में डिलीवरी ले लूंगा।
तो सवाल ये है कि आपने क्या डिसीजन लिया था और वो डिसीजन का क्या इम्पैक्ट आपको पड़ने वाला, दैट इज व्हाट यू टू थिंक यस ऑफ, ठीक है ना। यस सर, यस तो जो पूरा सर। जो गेम है, जो ऑप्शन ट्रेडिंग का जो गेम है कंप्लीट, वो पूरा पूरा साइकोलॉजी पे डिपेंड है, आपके इमोशंस कैसे खेल रहे हैं और आपका साइकोलॉजी क्या हो रहा है, और उसी साइकोलॉजी में आप कितनी बार जो है रॉन्ग डिसीजन ले लेंगे। जैसे कि वो हमारे एक मेंबर का हुआ था कि उन्होंने वो अदानी एंटरप्राइजेज वो 20% गिरा और वो उसमें लॉस बुक करके निकल गए, उनको 2.5 लाख रुपए का लॉस हो गया, और आज वही वापस अदानी एंटरप्राइजेज वापस उसी प्राइस पे आ गया है। मतलब 7 दिन के अंदर ही जो प्राइस जो 2.5 लाख रुपए लॉस दिखाया था, वो 2.5 लाख रुपए का लॉस आज वापस नॉर्मल में आ गया। अगर उन्होंने उस दिन ये सोचा होता कि यार मैं तो इसका डिलीवरी ले लूंगा, अदानी एंटरप्राइजेस गिर गया, मैं डिलीवरी ले लूंगा, क्या होने वाला है, क्या जिंदगी भर अदानी एंटरप्राइजेस उसके ऊपर जाएगा? नहीं, वो शेयर 7 दिन के अंदर ही वापस आ गया। मतलब हम जिंदगी भर की बात करें तो 7 दिन की बात कर रहे हैं। आज जो आईडीएफसी में लोगों को जो लग रहा है कि यार आईडीएफसी मेरा 2 रुपए नीचे चला गया, 3 रुपए नीचे चला गया, मुझे लॉस हो रहा है, अरे आप क्या सोच रहे हैं आईडीएफसी आपको मतलब उसी रेट पे मतलब रहेगा जिंदगी भर? वो हो सकता है 7 दिन में आ जाए, 15 दिन में आ जाए, आना ही है। आप सेम चीज आप बीपीसीएल में भी देखिए, बीपीसीएल का भी शेयर जो है पिछले 15 दिन से या 20 दिन से लगातार धीरे 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 करके नीचे आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं बीपीसीएल का शेयर खराब है? जो बीपीसीएल का शेयर 490 में चल रहा था, आज 490 वाला कल 462 में मिल रहा था, तो क्या बीपीसीएल का शेयर खराब हो गया? या आईडीएफसी जो 60 रुपए था, वो 60 रुपए का अगर 54 रुपए में आ गया तो क्या आईडीएफसी का शेयर खराब हो गया है? मैं बता रहा हूँ, मैं आपको जो मैंने अभी आपके जो जोशी जी से जो मैंने कल डिस्कशन किया था, जोशी जी बता रहे हैं कि बीपीसीएल का शेयर अगर आप रखते हैं, ये शेयर आपका 1 साल के अंदर 1000 रुपए होने की संभावना बहुत ज्यादा है। बीपीसीएल का शेयर 1000 रुपए होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। अपन तो प्रोबेबिलिटी का गेम कर रहे हैं ना, तो प्रोबेबिलिटी का जो गेम है कि एक तो होता है 10% चांसेस है, एक 20% चांसेस है, 50 है या 50 के ऊपर है। वो ये बता रहे हैं कि 50 के ऊपर जाने के चांसेस इसके बहुत ज्यादा है। उसका लॉजिक क्या है कि आज तक जितनी भी कंपनियां प्राइवेटाइज हुई है, सिंपल है, देखिए, पहला तो यह है कि गवर्नमेंट को पैसा चाहिए 1,20,000 करोड़ गवर्नमेंट को लेना ही लेना है। वो पैसा कहाँ से आएगा? वो पैसा बीपीसी को बेचने के बाद में ही मिलेगा, तो उसको उनको डिसइन्वेस्टमेंट करना ही सर करना। एक बार सबको म्यूट करके फिर आप बात करें, पीछे से आवाज आ रही है। एक मिनट, हाँ, तो मैं अभी जो बीपीसीएल के बारे में जो जोशी जी ने जो लॉजिक दिया, मैं वो बता रहा हूं मैं आपको कि आज तक जितनी भी कंपनियां डिसइन्वेस्टमेंट हुई हैं, चाहे आप उसको हिंदुस्तान जिंक ले लीजिए, चाहे आप आईपीसीएल ले लीजिए, चाहे आप कोई भी कंपनी ले लीजिए, जो भी कंपनी आपकी डिसइन्वेस्टमेंट हुई है, वो कंपनी आज 5 गुना 10 गुना पे ट्रेड हो रही है। और जो कंपनियां नहीं हुई है, जैसे एमटीएनएल है, जैसे आपकी कितनी आपकी जो बाकी जो आपकी नाल्को टाइप कंपनीज हैं, या आपकी सेल वाली जो अभी वो उनके भाव बढ़ गए हैं, बीएचईएल का अभी थोड़ा रेट बढ़ गया है, लेकिन बीएचईएल किसी जमाने में एलएनटी से अच्छा हुआ करता था, पर एलएनटी का रेट नीचे हुआ करता था और बीएचईएल का रेट ज्यादा होता था। आज एलएनटी उससे 100 गुना ऊपर है और बीएचईएल कहाँ है। लेकिन जिस दिन बीएचईएल डिसइन्वेस्टमेंट हो जाएगा, वो उस दिन हो सकता है वो भी एलएनटी के पास आ जाए। तो जो मैं बीपीसीएल का बता रहा हूँ कि आज जो बीपीसीएल में लोगों को चिंता हो रही है कि यार मेरा 490 वाला शेयर 460 में आ गया, कुछ नहीं है ये। जिस दिन डिसइन्वेस्टमेंट का न्यूज आ जाएगा, उस दिन ये 550-600 होने वाला है, और उसके 6 महीने के बाद में जैसे ही ये प्राइवेटाइज किसी के हाथ में आ गया, चाहे वो वेदांता वाला लेता है या आरामको लेता है या जो भी लेता है, मुझे नहीं पता कौन लेने वाला है, जो भी लेगा, ये बीपीसीएल का शेयर आपका 1000 के ऊपर जाने वाला है। तो आपने एक स्ट्रॉन्ग शेयर सेलेक्ट किया। अब ये तो मार्केट है, मार्केट में वो 15-20 रुपए 10 रुपए ऊपर नीचे जाता रहता है। अभी सिमिलरली हम आईडीएफसी का देखते हैं, आईडीएफसी में लोगों को बहुत बहुत चिंता हो रहा है। अभी आप आईडीएफसी का बैलेंस शीट देखिए, आप बैलेंस शीट अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यूअसली वो एवरी क्वार्टर उनके सारे पैरामीटर्स बढ़ते जा रहे हैं। चाहे आप कासा ले लीजिए, चाहे उनका एनपीए है या कुछ भी ले लीजिए, दे आर कंटिन्यूअसली इंप्रूविंग। तो यही शेयर आज के हो सकता है 5 साल के बाद में या 3 साल के बाद में एचडीएफसी बन जाए। जब एचडीएफसी का शेयर लिस्ट हुआ था, जब आपका करीबन 93 में या 95 में जब आया था, ये एचडीएफसी का शेयर 20 रुपए में इन्होंने आईपीओ दिया था, एंड लोगों ने नहीं लिया था। लोग सब बोले हम तो एसबीआई में ही रहेंगे, हम तो एचडीएफसी नहीं लेंगे। आज वो देखिए एचडीएफसी कहाँ है और कहाँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज स्टेट ऑफ इंडिया उस दिन की रेट से पता नहीं 5 गुना या 10 गुना नीचा है, लेकिन एचडीएफसी कहाँ पहुंच गया। तो चिंता मत कीजिए, अब ये थोड़ा बहुत हर महीना होता रहता है। अभी आप देखिए ना सर, खाली न्यूज की आईओबी इंडियन ओवरसीज बैंक प्राइवेटाइज होगा, उसका मार्केट कैप पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा से आगे बढ़ गया है। बढ़िया, राइट, यू आर राइट।
तो आज जो ये बीपीसीएल है या इंडियन ऑयल, अगर ये एचपीसीएल को भी किसी प्राइवेट पार्टी ने ले लिया होता तो आज एचपीसीएल कम से कम 2000 होता। उसी तरीके से आप आईओसी है और जो आपका बीपीसीएल है, बीपीसीएल का जो स्ट्रेंथ है, जो उनके पास असेट्स हैं, जो उनके पास जितने डेपोज और पेट्रोल पंप्स एंड एविएशन स्टेशन क्या नहीं है उनके पास, और मैन पावर इतना बढ़िया मैन पावर लेकिन कम मैन पावर, मतलब कि आज बीपीसीएल के पास में सब ऑयल कंपनीज में से सबसे कम मैन पावर है, लेकिन क्वालिफिकेशन में या क्वालिटी में उनसे भी बेटर मानता हूं मैं। ठीक है, तो बीपीसीएल में कोई डरने का बात ही नहीं है। सिमिलरली आईडीएफसी में आपको डरने का बात ही नहीं। आप आईडीएफसी के ब्रांच में जाइए, आपको 2 या 3 या 4 आदमी मिलेंगे। आप स्टेट बैंक में जाइए, आपको 50 लोग मिलेंगे। अरे 50 लोग एक ब्रांच में जब काम कर रहे हैं, वो कैसे आपको प्रॉफिट ला के देंगे, लेकिन वही आईडीएफसी ला के देगा। तो ये सब मार्केट में चलता रहता है, कभी चिंता मत कीजिए, आपने स्ट्रॉन्ग शेयर ले लिया है, वो जाना ही जाना है। तो अभी हम बात कर रहे थे इमोशंस का। अभी इमोशंस में इसमें 2 चीज का मैं जो फोकस करना चाहता हूं ये है कि एक कवर्ड पुट और एक कवर्ड कॉल, ये दोनों हम सबसे ज्यादा कर रहे हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हम लोग हैं, सारे जितने भी मेंबर हैं, या तो कवर्ड कॉल कर रहे हैं या कवर्ड पुट कर रहे हैं। इन दोनों में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। क्या वो कोई बता सकता है? इमोशंस के बारे में, साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं, कि जब कवर्ड कॉल करते हैं या जो कवर्ड पुट करते हैं, तो एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा फैक्टर इसमें प्ले करता है। वो क्या है? कैन यू थिंक ऑफ इट? सर कॉल वाले सोचते मार्केट ऊपर जाए, पुट वाले सोचते मार्केट नीचे आए। क्या क्या? नहीं, अटैचमेंट ऑफ शेयर्स एंड अटैचमेंट ऑफ मनी। नहीं, अटैचमेंट का नहीं है। एक दूसरा साइकोलॉजी, एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एक गेम चलता है। वो साइकोलॉजी अगर आपको समझ में आ गया तो मतलब समझिए कि हाफ ऑफ द विनर, आधा गेम आपने जीत लिया। वो साइकोलॉजी एक बहुत बड़ा इसमें एक गेम चलता है कवर्ड कॉल के अंदर। क्या इंडिसिसिव सर? नहीं, आप समझ में नहीं आ रही। साइकोलॉजी है कि हमारे पास शेयर्स पड़ा है सर। हाँ, साइकोलॉजी is that we are constant, we have got our shares with us. Come what may happen. हाँ, So once we have the constant that the shares are there, we don't have to worry much कि भाई C ऊपर नीचे गया तो हम लोग adjust कर सकते हैं उसको, but you know constant the shares are continuing to lie with us. काफी नजदीक में आप जो बोल रहे हैं, काफी नजदीक में है। और कोई बोलना चाहता है इसके ऊपर? क्या साइकोलॉजिकल प्ले करता है इसमें कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट के अंदर? In case of covered call, I wish market to fall. In case of covered put, I wish market to go up. नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं है। नहीं, जब हम कवर कॉल देखते हैं, हाँ, तो हम विश करते हैं कि मार्केट नीचे आए। हाँ, और जब हम कवर पुट देखते हैं तो हमारी इच्छा होती है कि मार्केट जो है बुलिश मोड में जाए। राइट। बोलो, मतलब एक में आपका नेगेटिविटी है, एक में आपका पॉजिटिविटी है। आप ये बोलना चाह रहे हैं कि कवर्ड पुट के अंदर आपका नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं कि ये शेयर गिरना चाहिए, और कवर्ड कॉल के अंदर आपको पॉजिटिव माइंड फ्रेम के अंदर है कि ये ऊपर जाएगा, बुलिश पे जाएगा। राइट, काफी सही है, काफी सही। नॉट एग्जैक्टली पटेल जी, मेरा कहने का मतलब है या इन कवर्ड कॉल that we want that share should go up but not up to the level of my strike price. Right. And in CFP and tension is much more than the covered call. Covered call always you are feeling happy whatever may be the result. But in CFP there is always some tension is there whether the price goes below your strike price. Right. Absolutely right. तो अभी मैं बताता हूँ कि कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट में क्या मेजर डिफरेंस है। कवर्ड पुट के अंदर आप ये मान के चल रहे हैं कि शेयर नीचे गिरना चाहिए, और नीचे गिरने के बाद में मुझे डिस्काउंट में मेरे को माल मिलना चाहिए। ये एक आपका थॉट प्रोसेस है। ठीक है, और जब लेकिन वही शेयर अगर उससे जब नीचे और गिर जाता है तो आपको बहुत टेंशन चालू हो जाता है। जो मेजर जो एक्सट्रीम जो पेन जो चालू होता है, जो पेनफुल सिचुएशन जो आ रहा है, वो आपका सदा कवर्ड पुट के अंदर आता है। क्योंकि अब आपने 100 रुपए का शेयर का 100 रुपए का पुट आपने बेचा, आप मान लीजिए 10 रुपए के प्रीमियम पे, तो 90 रुपए का आपका बाइंग प्राइस है, और अगर वो 90 रुपए से नीचे चला गया, 80 आ गया, 70 आ गया, तो एक एक्सट्रीम पेनफुल आपका सिचुएशन आ रहा है। ठीक है ना, आपको बहुत ज्यादा दर्द होता है। आपको आपके फैमिली मेंबर, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स वो बोलना लगेंगे कि आपने क्या किया है, ये क्यों आपने जो है पुट बेचा, अरे जो शेयर आज 50 रुपए में मिल रहा है वो आपने 90 रुपए में ले लिया। तो वो एक
कवर पुट के साथ में एक साइकोलॉजिकल एक बहुत बड़ा इश्यू है। अभी हम बात करते हैं कवर्ड कॉल का। कवर कॉल के अंदर क्या है कि अगर आपका शेयर उस प्राइस के ऊपर नहीं जाता है जो आपका ब्रेक इवन प्राइस है, यू फील हैप्पी कि आपको रेंटल मिल रहा है, मतलब आपको एक खुशी हो रहा है, ठीक है। लेकिन अगर उस प्राइस से भी ऊपर चला गया तो आपको डबल खुशी होना चाहिए भाई, आपको रेंटल भी मिल गया और आपको प्रॉफिट भी मिल गया। आपको इसमें दुख होने का तो कोई बात ही नहीं है। जो अभी आप अग्रवाल जी ने जो बोला था कि भाई मैंने टारगेट फिक्स किया कि जो 100 रुपए का शेयर है, मैं अगर वो 120 की कॉल बेच रहा हूँ 5 रुपए में, तो 5 रुपए का या तो मुझे किराया मिल जाएगा, और अगर वो शेयर 120 के ऊपर चला गया तो मेरा शेयर 120 प्लस 5 125 में बिका है, तो आई शुड बी वेरी वेरी हैप्पी। मतलब कि मेरा 100 शेयर का 100 रुपए वाला शेयर 125 रुपए में बिक गया है, यानी कि 25% मेरे को मिल गया है। और वही अगर आपने कवर कॉल नहीं किया होता, मैं आपको गारंटी से बता रहा हूं कि आपने वो शेयर 105 या 107 में बेच के आप निकल गए होते। जब आप कवर कॉल नहीं करते हैं तो आपका जो आपको दिमाग में एक फियर चलता है कि यार ये शेयर कहीं वापस से नहीं गिर जाए, ठीक है ना। तो आप इसको 106 में बेच देंगे, आप इसको 108 में बेच देंगे, बाहर निकल जाएंगे इनवेरिएबली। मतलब 30 दिन तक वो वेट करना के लिए आपको रियल जो कहते हैं ना कि स्टील की नर्व चाहिए कि मैं वेट करता रहूं और 125 में बेच के निकलूं, ठीक है। तो आज जो जैसे रिलायंस में हुआ था, अभी रिलायंस में काफी लोगों ने 2200 का कॉल बेचा था, क्योंकि रिलायंस का शेयर 2000 के आसपास चल रहा था, 2200 का कॉल बेचा था, और वो सडनली रिलायंस का शेयर एकदम से बढ़ते बढ़ते 2200 के आसपास आ गया। तो लोगों को टेंशन हो गया, नहीं हम रिलायंस का शेयर कैसे बेच सकते हैं, हम तो रिलायंस का शेयर इतने सालों से रखे हुए हैं, एंड दे वर नॉट हैप्पी। अभी आप ये देखिए, जब 2000 का शेयर था उस दिन, क्या आप उसको 2200 तक वेट करते? आप हो सकता है उसको 2050 में बेच के निकल जाते, हो सकता है 2100 में निकल जाते, क्योंकि आप पिछले 5 साल से वेट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने कवर्ड कॉल किया था तो आप 2200 तक तो आपको किराया मिलना ही मिलना था, और 2200 के ऊपर भी आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा मिल गया। सो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कवर्ड कॉल का, जो साइकोलॉजी में जो काम कर रहा है ना, कि कवर्ड कॉल होने से मेरे को एक मेरे को जो बोलता है ना कि एक मेरे को वो मिल गया, रास्ता मिल गया कि मेरे को वेट करने का, एक मेरे को वो मिला हुआ है कि हाँ आई कैन वेट, और अगर चला गया तो आई विल फील हैप्पी। तो बेसिकली जो सारा ये चीज जो मैं दिखा रहा हूँ वो ये दिखा रहा हूँ कि आप अपना साइकोलॉजी को देखिए एंड यू शुड फील हैप्पी, ठीक है ना। तो ये था कवर्ड कॉल और कवर्ड पुट के अंतर में। तो ये वन एग्जांपल सर, इसमें एक एग्जांपल बता दो। मैंने 7000 का पुट बेचा पहले मारुति का 2 महीने पहले, वो 7000 के नीचे चला गया तो मेरे को डिलीवरी आ गई, 150 रुपए का प्रीमियम मिला, डिलीवरी ले लिया मैंने 7000 में। राइट। फिर मैंने अगले महीने 7000 का कॉल 7100 का कॉल बेचा, वो मैच्योर नहीं हुआ तो वो प्रीमियम आ गया। हाँ। मैंने 7200 का कॉल बेचा था 150 रुपए में, वो चला गया, डिलीवरी गई, सो आई एम हैप्पी। आई बॉट एट 7000 रुपीज 2 months back, I sold at 7350. हाँ, right. What more I should look for in 2 months? यार राइट। तो वही साइकोलॉजी वही है, हमको प्रॉब्लम वही होता है कि हमको अटैचमेंट हो जाता है। हम सोचते हैं भाई रिलायंस तो मेरा बेटा जैसा है, मेरा बेटा जैसे मेरे साथ है तो मैं उसको कैसे छोड़ दूं, वैसे ही मैं रिलायंस को मैं कैसे छोड़ दूं, या मैं मारुति को मैं कैसे छोड़ दूं। आप ये देखिए, कोई भी जो बिजनेसमैन होता है वो कितना मेहनत करता है पूरा महीना, तब जाके उसको महीने का 1 या 2% का रिटर्न आता है। थोड़ा सोचिएगा थोड़ा, कोई भी बिजनेसमैन है, कोई भी जो दुकान वाला है, वो पहले सामान लाएगा, रखेगा, उसका किराया देगा, स्टाफ रखेगा, खुद का पावर करेगा, खुद का मेहनत करेगा, फिर उसमें कुछ उसके वेस्ट भी होंगे, तब जाके उसको 2% का महीने का रिटर्न आ रहा है। आपको कवर्ड कॉल करके महीने का 3% का रिटर्न तो आपको आराम से आ जाता है, फिर भी आप जो है खुश नहीं है, फिर भी आप सुखी नहीं है, फिर भी आपको जो है खराब लग रहा है, अरे यार मेरा शेयर छूट गया। नहीं खुश है। क्यों अफसोस होता है? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, क्यों हमको अफसोस होता है? अरे जा रहा है तो जाने दो ना, रिलायंस जाएगा तो रिलायंस के जैसे 20 शेयर हमको और मिल जाएंगे, और वो रिलायंस ही आपको वापस मिलेगा। अभी देख लिया ना हमने, आपका एजीएम के बाद में वही रिलायंस जो 2200 चला गया था, वही आपका करीबन 2050 2060 के आसपास में आ गया, आप अपना डिलीवरी वापस ले लीजिए। सो ये बेसिकली साइकोलॉजी का गेम है पूरा का पूरा ऑप्शंस का। अगर आप ये साइकोलॉजी नहीं समझ पा रहे हैं एंड यू फील अनहैप्पी एंड वेरी जो कहते हैं कि बहुत चिंता अगर आपको हो रही है, तो देन आई विल से कि देन यू आर नॉट फिट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। ये सब तो होने वाला है एंड यू शुड बी प्रिपेयर्ड टू हैंडल दिस थिंग। ओके, अभी ये सब करने के बाद में अभी जो मैं मेन जो आपको बताने वाला हूँ
जो मैंने स्ट्रेटेजी जो बनाई है, दैट स्ट्रेटेजी आई वांट टू शो इट टू यू कि हाउ आई कैन हैंडल ऑल दीज इश्यूज। ओके, वो है कि ये पर्टिकुलरली बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छा है। इवन आपके जो एक्सपर्ट लोग हैं वो भी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं, और बिगिनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है अगर आप इसको थोड़ा सा समझ लें और उसको फॉलो कर लें। ये अगर आप स्ट्रेटेजी अगर फॉलो करेंगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि महीने का आपको 2% से 2.5% का रिटर्न आपको आना ही आना है। 2 से 2.5% का रिटर्न आपको आने वाला है घर में बैठे बैठे। आपको वो जो दुकानदार बैठा है, जो बिजनेस कर रहा है, उसको महीने का 2% का रिटर्न नहीं आ रहा है, लेकिन ये अगर आप पॉलिसी, ये अगर स्ट्रेटेजी को आप फॉलो करेंगे तो आपको 2, 2.5, 3% का रिटर्न आपको आने वाला है। लेट्स सी क्या है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपके हाथ में आज कोई भी शेयर नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं, आपका 0 पोजीशन है, लेकिन आपके पास में कैश रखा हुआ है 10 लाख रुपए का। और हम डिस्कस करेंगे ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। ये मैंने काफी बार पहले डिस्कस किया हुआ है, तो मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं कि ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी क्या होती है। तो हम ये स्ट्रेटेजी को हम फॉलो करेंगे। इसमें जो मेजर इश्यूज जो भी हमने डिस्कस किए थे वो क्या थे कि स्टॉक जो था, जो आज जो हमारा साइकोलॉजी को जो इम्पैक्ट आ रहा है वो क्या है कि अगर मेरा जो शेयर है वो मैं कवर्ड कॉल करता हूं और अगर मैं ब्रेक इवन से नीचे गिर जाता है, या मैं CSP कर रहा हूं, दैट इज द कैश इक्विटी पुट कर रहा हूं, उसमें भी अगर शेयर मेरा नीचे गिर जा रहा है, या मैं शॉर्ट स्ट्रगल कर रहा हूं, दोनों कर रहा हूं, कवर्ड कॉल भी कर रहा हूं, CSP भी करके शॉर्ट स्ट्रगल किया है मैंने, और इसमें भी अगर मेरा शेयर मेरा ब्रेक इवन से नीचे चला गया है, तो वो जो सिचुएशन है मैं उससे मैं कैसे निकल के आऊं। एक तो वो जो सबसे बड़ा इशू है। नंबर 2, मेरा कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए, क्योंकि जो मैं कवर्ड कॉल के अंदर एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आपका शेयर अगर उससे अगर नीचे गिर गया तो आपको ये बहुत ये अफसोस होता है कि यार मेरे को मौका मिला था और मैंने बेचा नहीं, और मैं वो किराया लेके ही अटक गया और शेयर वापस जो है 10% नीचे गिर गया। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल के लिए BPCL का एग्जाम्पल ले, BPCL अभी आपका 10 दिन पहले 493 पे आया था। अगर आपका टारगेट होता कि यार मैं 490 में मैं बेच के निकल जाऊंगा, तो मैं नीचे में आ गया तो वापस 400, 450 में वापस डिलीवरी ले सकता हूँ मैं, तो यानी कि 40 रुपए आपको फायदा होता। अभी आपने क्या किया कि आपने कॉल बेची हुई थी मान लीजिए 10 रुपए की, तो 10 रुपए आपको मिल गया, तो लेकिन वो 10 रुपया तो आपका रह गया, लेकिन शेयर आपका 50 रुपए नीचे गिर गया। तो ये जो सिचुएशंस आती हैं, तो इसमें जो हमारा जो एक टारगेट है वो कैपिटल प्रोटेक्शन वाला टारगेट, मेरा कैपिटल भी प्रोटेक्ट होता रहे और मैं ये इन सब प्रॉब्लम से मैं सॉल्व हो जाए। और तीसरा जो है कि सिस्टम इन प्लेस। सिस्टम इन प्लेस का क्या मतलब है, आपने एक SOP का वर्ड सुना होगा। ये सारे के सारे जो कॉर्पोरेट में काम करने वाले थे, ऑल नो व्हाट इज SOP, दैट इज द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। मतलब एक बार आपने SOP बना दिया और आपने अपने स्टाफ को दे दिया, या आपने अपने बच्चे को दे दिया, या अपने वाइफ को दे दिया, देन they should follow the system and they should be able to come out from the all these problem which we have discussed। तो ऐसा एक सिस्टम होना चाहिए कि भाई एक बार हमने सिस्टम बना दिया, बस ये आपको फॉलो करना है, और ये फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, या कम से कम प्रॉब्लम होगा, जो आपका लॉस होगा वो कम होगा। बेसिकली हमारा टारगेट है मेरा लॉस कम होना चाहिए और मेरा प्रॉफिट जो है मेरा ज्यादा हो, मेरा 3% का रिटर्न आता है। तो वो हिसाब से मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाया है। तो इसमें आपको सबसे पहला क्या काम करना है कि यू हैव टू सेलेक्ट अ फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर कौन से हैं? आप 50 जो निफ्टी वाले शेयर हैं, या जो सेंसेक्स के जो 30 शेयर हैं, इसमें से कोई भी शेयर आप आंख बंद करके ले लीजिए, आपको चिंता करने वाली बात नहीं। कोई भी शेयर ले लो, उसमें ये सारे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तभी वो इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर है। आज इंडिया की क्रिकेट टीम के अंदर जो 11 प्लेयर हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो अच्छे रन बनाने वाले हैं या अच्छे आपके विकेट, उन्हीं को जो सेलेक्टर ले रहे हैं। तो इसलिए ही अपना निफ्टी में भी जो 50 शेयर हैं या सेंसेक्स में जो 30 शेयर हैं, दे आर द मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर। तो अगर वो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी गया, मान लीजिए किसी एक महीने में अगर 1% 2% नीचे गिर भी गया, मान के चलिए कि वो वापस आ जाएगा, वो उसमें आपको प्रॉब्लम होने वाला नहीं। लेकिन हाँ, अगर आपने वो वोडाफोन टाइप शेयर ले लिया या आपने इंडिया बुल हाउसिंग शेयर टाइप का शेयर ले लिया, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। RBL वाला शेयर ले लिया, इंडसइंड बैंक वाला, ऑल्दो इंडसइंड बैंक इज स्टिल इन द निफ्टी में है और सेंसेक्स में है, लेकिन ये शेयर इतने ज्यादा वोलेटाइल है कि इनका कोई भरोसा नहीं। तो कोई भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर ले लीजिए। इसके बाद में आप उसका सिंपल चार्ट खोलिए। सिंपल आपको चार्ट खोलना है और लास्ट के 1 या 2 या 3 महीने का हाई या लो देख लो आप। सिंपल है, मैं अभी आपको चार्ट दिखाता हूं। या जब आपको वो दिखाएंगे, ये भी जोशी जी दिखाएंगे, तो आपको डिटेल में समझा देंगे। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लास्ट के जो 2 या 3 महीने का जो हाई प्राइस है और जो लो प्राइस है,
वो अपने को सेलेक्ट कर लेना है, वो आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। आपको चार्ट दिख रहा है? कैन यू सी द चार्ट? यस 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 सर, यस सर। हाँ, अभी जैसे अपन कोई भी एक शेयर ले लेते हैं। अभी जैसे मान लो मैंने सपोज सेलेक्ट किया ये अशोक लेलैंड, तो अशोक लेलैंड में आप एक तो डे वाला चार्ट खोलिए, और डे वाले चार्ट का जैसे ये ऊपर वाला आप देख रहे हैं, ठीक है, लास्ट 3 महीने का या 2 महीने का, तो यानी कि अशोक लेलैंड जो अभी 122 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वो 132 रुपए का इसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। सिमिलरली अगर आप नीचे देखेंगे तो ये 112 रुपए 115 रुपए के आसपास आपका ये स्ट्रॉन्ग पिछले 2-3 महीने का आपका सपोर्ट प्राइस है। तो हमको जो प्राइस सेलेक्ट करना है कॉल के लिए, जो पुट हमें जो शॉर्ट करना है, वो हमारे को ये 2 ले लेंगे तो हम बहुत सेफ हैं। मतलब कि 90% प्रोबेबिलिटी है कि वो शेयर इन दोनों के बीच में ही रहना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। हो सकता है, कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि वेरियस ट्रेंड चल रहे हैं, वेरियस आपके पैटर्न चल रहे हैं, जो कि जोशी जी आपको डिटेल में बताएंगे। बट अगर मोटा मोटा एज जो बिगिनर आपको सेलेक्ट करना है, तो लास्ट 3 महीने का आप हाई और लोकल देख लीजिए। अभी जैसे हम दूसरा कोई शेयर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अदानी पावर है। अब अदानी पावर में इसका हाई लगा है 166 के आसपास, तो करीबन 150-160 का जो है आपका बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और नीचे में जाएंगे तो आप देखिए ये 91-92 का आपका है, तो 91 इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग आपका सपोर्ट है। तो अगर हम 90 का या 85 का अगर हम पुट बेचते हैं और 150-160 का कॉल बेचते हैं, तो इनवेरिएबली जो प्राइस इसमें अंदर रहना चाहिए 90% प्रोबेबिलिटी के हिसाब से। सपोज अभी जैसे हम मान लीजिए BHEL लेते हैं, तो BHEL में भी देखिए आपका ऊपर का जो है वो 80 रुपीज है, और नीचे का आपका जो है 60 रुपीज है। 60 रुपीज का पुट बेच दो, 80 रुपए का कॉल बेच दो, आपका काम हो गया। क्या हो सकता है, अगर और ज्यादा डर लग रहा है तो उससे हो जाए 5 रुपए ऊपर का, इधर का 5 रुपए नीचे ले लो। तो हमको ऐसे करके प्राइस सेलेक्ट करना है। लास्ट का 2 महीने या 3 महीने का आप चार्ट देखो, वेरी सिंपल, कोई भी चार्ट खेलो, ऊपर का हाई वाला देख लो, नीचे वाले का लो देख लो, कहाँ आ रहा है, कहाँ सपोर्ट मिल रहा है। अभी जैसे हम मान लीजिए वेदांता में देखो, वेदांता में भी देखिए हाई लगा है 296 पिछले 3 महीने के अंदर। तो 296 और 300 इज ए वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। 300 रुपए का आपने पुट सेलेक्ट कर लिया, और नीचे जा रहा है आपका 240 तक गया है, तो 240 या 230 का आप जो है पुट सेलेक्ट कर लो, यू विल बी सेफ। तो वो हिसाब से अपन ने इसको आपको जो है प्राइस सेलेक्ट करना है। अगेन आई एम शोइंग माय चार्ट। अच्छा, मेरा पावर पॉइंट दिख रहा है अभी आपको? सर नहीं, अभी तो चार्ट ही दिख रहा है। अभी चार्ट ही दिख रहा है। दिख रहा है PPT मेरा? अभी दिख रहा है। ओके, सो हमारा जो पहला स्टेप जो था, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर लेना है। कोई भी शेयर ले लो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे HDFC बैंक हो, चाहे TCS हो, और उसका लास्ट 3 महीने का हाई और लो करके अपना C और P सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। बाकी जो और ज्यादा जो एक्सपर्टाइज जो जोशी जी बताएंगे कि कैसे क्या करना है, लेकिन मैं लेमैन के हिसाब से बता रहा हूँ। अभी आपने सपोज मैंने जैसे BPCL सेलेक्ट किया, अभी BPCL का मान लीजिए अभी जो करंट मार्केट प्राइस है वो 460 रुपए है, अभी 462 चल रहा है, मैंने अज्यूम किया 460 रुपए है। तो इसका आपने शॉर्ट स्ट्रैंगल आप करेंगे, 500 रुपए का कॉल बेच रहे हैं और 420 का आपने पुट बेचा है। मतलब कि 40 रुपए ऊपर का आपने कॉल बेचा है और 40 रुपए नीचे का आपने पुट बेचा है। अगर हम BPCL का अगर 3 महीने का अगर चार्ट देखें तो 500 रुपए है वो 3 महीने में नहीं गया है, और 420 वो 3 महीने पहले 420 के आसपास रेंज वो आपका 420 में चलता था। तो दिस इज अ वेरी सेफ रेंज। तो आपको क्रेडिट मिल गया 20 रुपए, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, अभी ये अभी आपको क्या करना है, अभी हमारा जो बेसिक जो थ्योरी है वो कवर्ड कॉल की ये है कि मेरे पास शेयर मेरे हाथ में होने चाहिए, तभी मैं कवर्ड कॉल कर सकता हूँ। आज तक हमने जो सीखा है, जो मैंने हर बार बोला है कि अगर आपको कवर कॉल करना है तो शेयर आपके हाथ में होने चाहिए, और अगर आपको कवर्ड पुट करना है तो आपको कैश हाथ में होना चाहिए।
लेकिन यहाँ पे मेरे पास शेयर मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। अभी अगर मैं शेयर लेता हूँ, मान लीजिए 460 के अंदर मैं शेयर खरीदता हूँ, तो एक ये बहुत बड़ा टेंशन है कि कल को अगर वो 460 का शेयर अगर 440 हो गया तो मैं क्या करूंगा मैं। तो वो प्रॉब्लम को मैंने यहाँ सॉल्व करने की कोशिश की है, ठीक है ना। तो अभी मैं क्या करूंगा कि मैंने 500 का मैंने कॉल बेचा हुआ है और 460 का रेट चल रहा है, तो मैंने जो 1800 का बीपीसीएल का लॉट है मैंने उसके 4 हिस्से किए। बीपीसीएल के लॉट के मैंने 4 हिस्से किए 1800 को, यानी कि 25%। आप चाहो तो 5 भी कर सकते हो, तो 5 में आपको 360 शेयर से अपन प्ले करेंगे, और अगर 4 में कर रहे हैं तो हम 450 से प्ले करेंगे। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि मैं 450 यानी 25% का 4 मैंने इसके हिस्से किए, ये मैंने किया है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे ही मैंने वो स्ट्रेटेजी लगाई है 460 पे मैंने कॉल और पुट बेचा है, मैं सिर्फ 25% शेयर 450 रुपए में खरीदूंगा। सुनिएगा, मेरे पास शेयर जेब में नहीं है, एक भी शेयर मेरे हाथ में नहीं है, और मैंने कवर कॉल किया हुआ है, और मैंने 460 का जब मैंने स्ट्रेंगल किया है उस समय मैंने 25% शेयर 450 रुपए में मैंने खरीद ली, ठीक है। देन नंबर 1 स्टेप। अभी ये जो शेयर है आपका बीपीसीएल का, वो ऊपर भी जा सकता है, वो नीचे भी जा सकता है, मुझे पता नहीं है कल क्या होने वाला है। मैं चार्टिस्ट नहीं हूँ, मैं टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ, मैं ऑपरेटर नहीं हूँ, मैं एक जनरल रिटेल एक नॉर्मल पर्सन हूँ, मुझे नहीं पता कल क्या होने वाला है, ठीक है। अप ट्रेंड होता है तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड होता है तो हम क्या देखेंगे। अगर अप ट्रेंड होता है तो मैं दूसरी स्टेप क्या लूंगा, पहला स्टेप में 450 शेयर हमने खरीद लिया, दूसरे वाले शेयर में अगर वो बीपीसीएल का शेयर 460 से 470 आ गया, 460 से अगर 470 आ गया तो मैं 25% शेयर और खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो 25% शेयर मैंने 450 में और खरीद लिए, तो मेरा जो एवरेज प्राइस हो गया है वो हो गया 460 प्लस 470 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 465। यानी कि मैंने 465 में मैंने मेरा शेयर का बाइंग प्राइस हो गया है, और मेरे पास शेयर हो गए 900। इसके बाद में मैं क्या करूंगा, अगर ये शेयर और बढ़ा, मतलब कि मैं क्या कोशिश कर रहा हूं कि मैं मार्केट के साथ जाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर शेयर नीचे गिर जाए तो मैं नहीं खरीद रहा हूं, मैं शेयर ऊपर जाए तभी खरीद रहा हूं, मैं ये पिरामिडिंग कर रहा हूं। ये आपने कितने ही स्ट्रेटेजी सुनी होगी कि वो जो लोग शेयर खरीदते हैं जो 52 हाई होता है, कितने लोग जब 52 हाई होता है तो शेयर बेचते हैं, लेकिन कितने ही जो लोग होते हैं वो जब 52 हाई होता है तो शेयर को खरीदते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बहुत ज्यादा बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। हमारे जो अभिजीत मित्रा जी हैं वो तो इसके मास्टर हैं, वो सदा शेयर तब खरीदते हैं जब वो शेयर आपका 52 वीक हाई पे आ रहा होता है। तो वो लॉजिक उसमें यही है कि जो शेयर ऊपर चल रहा है वो और ऊपर जाएगा। तो अभी 480 पे आया, आपने 25% और शेयर खरीद लिए, आपका अभी एवरेज हो गया 470, मतलब कि आपने जो 460 वाला जो था वो भी 470 का आपका एवरेज हो गया, आपने 25% और खरीद लिया। अभी आपका क्योंकि वो शेयर 20 रुपये बढ़ गया है, तो जो आपका 420 वाला जो पुट था वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वैल्यू गिरता रहेगा और कॉल का वैल्यू बढ़ता रहेगा। तो आपका जो, तो इसका नियम क्या बोलता है कि हमारा जो विनिंग पोजीशन है उसको हमें रोल ओवर करना है, या तो रोल अप करना है या रोल डाउन करना है। तो दो आपके पास ऑप्शंस हैं, या तो आप एक और एडिशनल 440 का पुट बेच दीजिए अगर आपका लिमिट अवेलेबल है, करीबन 8 रुपए में बिक जाएगा। जब बीपीसीएल का शेयर 20 रुपए बढ़ गया है तो आपने एक एडिशनल 440 का पुट बेच दिया, या फिर आप 440 के पुट को आप स्क्वायर कर लो, मतलब उसमें प्रॉफिट बुक कर लो, और 440 का 420 का आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 440 का आपने एक पुट और बेच दिया। यानी कि अपने को 40 रुपए का जो डिफरेंस रखना है, जो प्राइस चल रहा है। जब हमने 460 का जब हमने ओरिजिनली किया था तो 40 का ऊपर 50 का बेचा था 500 में, और नीचे वाला पुट बेचा था 420 में। क्योंकि यह 20 रुपए प्राइस बढ़ गया है तो मैंने मेरा पुट को 420 से मैं 440 को लेके आ गया हूं, और मैंने उसमें से प्रॉफिट बुक कर लिया। ओके, ये हमने नेक्स्ट स्टेप लिया। अभी आपका शेयर और बढ़ गया क्योंकि वो अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपका शेयर 490 में आ गया। तो अभी मैं जो मेरा फाइनल 450 शेयर में वो फिर खरीदूंगा मैं, ठीक है। तो अभी मेरा एवरेज हो गया 475। अभी इसमें काफी लोगों का ये व्यू हो सकता है कि यार अभी मान लो 490 से घूम जाए तो, या 480 से शेयर घूम जाए तो, बट उसके प्रोबेबिलिटी है, ऐसा नहीं बोला प्रोबेबिलिटी नहीं है, बट थ्योरी ये बोलता है कि अगर ये शेयर इतना एकदम से बढ़ रहा है एक महीने के अंदर, 450 से 60 हो गया, 70 हो गया, 80 हो गया, 90 हो गया, इसका मतलब ये शेयर अभी ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो वो लॉजिक से हम चले। अगर मैं कहता हूँ अगर 480 से घूम भी जाता है तो कम से कम जो आपका जो बड़ा लॉस होने वाला था, जो आपने ज्यादा शेयर खरीद लिए थे, इतने 1600-1800 शेयर खरीद के जो आप ट्रेड लेने वाले थे कवर्ड कॉल का, कम से कम आप ये मान के चलेंगे यार मैं 900 शेयर में ही मेरे को एवरेज करना है, अभी मेरा 1800 की पोजीशन नहीं, तो वो ये फायदा स्ट्रेटेजी का।
अभी आपने 490 चला गया, आपका एवरेज 475 हो गया, ठीक है। अभी अगर ये शेयर वापस 500 या उसके ऊपर चला जाता है तो आप डिलीवरी छोड़ दीजिए, बिल्कुल आंख बंद करके सोचिए भी मत। आप ये मान के चलिए मुझे डिलीवरी दे देनी है। बी लाइक अ बिजनेसमैन, नॉट लाइक अ फादर और मदर कि मेरे को तो बस मेरा जो है, जो मैंने जो पोजीशन लिया है वो मेरे पास रहना ही चाहिए, वो नहीं सोचना है। हमको एज ए बिजनेसमैन ट्रीट करना है। अगर 500 रुपए शेयर आ गया या उसके ऊपर निकल गया, डिलीवरी छोड़ दीजिए आप, ठीक है। अभी क्या होगा, डिलीवरी आपने दे दिया तो आपका प्रॉफिट होगा स्ट्रेंगल से 20 रुपए। जो आपने 500 का कॉल और 420 का पुट बेचा था ओरिजिनली, वो आपको 20 रुपए का प्रॉफिट आपको वो हो रहा है। अगर मैंने ये माना है कि आपने एक और पुट बेचा है 440 वाला, तो इसलिए आपको 20 रुपए का प्रॉफिट वो हो रहा है। और इक्विटी में आपको प्रॉफिट हुआ 500 माइनस 475, दैट इज 25 रुपीज, क्योंकि आपका एवरेज 475 हुआ था। आप मार्केट के साथ साथ चल रहे हैं। आपने वो सब जो टेंशन थे कि एकदम शेयर गिर जाएगा या क्या हो जाएगा, वो आपको प्रॉब्लम नहीं आया है। और आपको इक्विटी में फायदा हुआ 25 का, टोटल आपको फायदा हुआ है। और 8 रुपया आपको वो जो आपने एडिशनल जो पुट आपने बेचा था उसका 8 रुपया और मिला, तो टोटल प्रॉफिट हो गया आपका 20 प्लस 25 प्लस 8 53, दैट इज 95,400 रुपीज आपको एक महीने के अंदर आपको ये स्ट्रेटेजी करके मिल गया। हो सकता, अब आप बोलेंगे यार मैं तो हो सकता है मैं 460 पे ही मैं पूरा डिलीवरी ले लेता हूँ, 460 में डिलीवरी अगर मैं ले लेता तो मेरा प्रॉफिट 15 रुपए और बढ़ जाता। लेकिन उसमें टेंशन ये था अगर शेयर गिर जाता तो क्या करते। हम ये स्ट्रेटेजी में वो शेयर के साथ साथ चल रहे हैं, तो हमारा जो साइकोलॉजी है वो हमको काफी कंफर्ट दे रही है कि यार मैं मार्केट के साथ चल रहा हूँ। और हर जो प्रोफेशनल ट्रेडर होता है वो सदा ये बोलता है कि आप अप ट्रेंड में शेयर खरीदो, आप कभी भी डाउन ट्रेंड में शेयर नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि डाउन ट्रेंड में वो शेयर और नीचे जा सकता है। अप ट्रेंड में जब आप शेयर खरीद रहे हो तो आप सदा फायदे में रहोगे। तो हमने अप ट्रेंड में हमने सारा काम किया है। अभी आपके पास 95,000 का प्रॉफिट आ गया, मतलब वो महीने के अंदर 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट था। ऑलमोस्ट आप देख रहे हैं आपको 9.5% का एक महीने में रिटर्न आ रहा है। आपको सेविंग बैंक में रिटर्न आता है 4.5% या 5% साल भर के अंदर। यहाँ आपको 9.5% का रिटर्न आ गया आपको एक महीने के अंदर। अभी ये होने के बाद में आप फिर शॉर्ट स्ट्रैंगल का स्ट्रेटेजी को आप फिर से लागू कर दीजिए, या आप जो है चाहो तो आप यहाँ पे पुट बेच सकते हो, और दोनों में से कोई भी स्ट्रेटेजी ले सकते हो। ये हो गया आपका अप ट्रेंड में। अभी हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड में। अगर ये आपने जो पहला स्टेप में 460 में शेयर लिया था और जब आपने स्ट्रैंगल बेचा था और अगर शेयर वहीं से गिरने लग गया तो मैं क्या करूंगा, ये अभी मैं डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। अगर बीपीसीएल 460 से 450 पे आ गया, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, नो एक्शन, मैं चुपचाप बैठा रहूंगा, ठीक है। अभी 450 से 440 पे गिर गया हो तो अभी मैं क्या करूंगा कि जो मेरी विनिंग पोजीशन है, मेरी विनिंग पोजीशन है कॉल वाली, तो मैं कॉल वाली पोजीशन को मैं रोल डाउन करूंगा, वहां से मैं प्रॉफिट निकालने की कोशिश करूंगा। मैं शेयर में कुछ काम नहीं कर रहा हूँ, तो शेयर गिर रहा है अभी और मेरी पुट बेची हुई है, तो पुट में मेरा एक मेरा ऑब्लिगेशन खड़ा हुआ है कि अगर वो पुट अगर मेरा 420 के नीचे चला गया तो मुझे वहां डिलीवरी लेनी है, तो मैं अभी यहाँ पे डिलीवरी का और कुछ काम नहीं करूंगा, सिर्फ जो मैंने इनिशियली जो 450 शेयर लिए थे वो ही लेके बैठा रहूंगा मैं। और मैं एक दूसरा कॉल बेच के उसमें से मैं 8 रुपया या तो एक एडिशनल कॉल बेच दूंगा, क्योंकि मुझे 40 रुपए का डिफरेंस रखना है, तो 480 मैंने 440 40 रुपए, तो मैंने 480 का है तो कॉल बेच दिया, या मैं 500 वाले का प्रॉफिट बुक करके उस कॉल को मैं रोल डाउन करके 480 पे लेके आ जाऊंगा। ये दोनों ऑप्शन बहुत अवेलेबल है। अभी वो शेयर 430 पे आ गया, तब भी मैं कोई ऑप्शन नहीं लूंगा, नो एक्शन, नथिंग, कुछ नहीं करना मेरे को, मैं चुपचाप बैठा हुआ हूँ। अभी वो शेयर अगर 420 आ गया या 420 के नीचे जाने लगा तो मुझे डिलीवरी लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरा 420 का जो है मेरा ऊपर का जो मैंने पुट बेचा हुआ था, ठीक है, उसमें मेरे को 20 रुपए का मेरे को वो मिला हुआ था, मेरे को ब्रेक इवन है। लेकिन 420 के अगर आया या उसके नीचे चला गया तो मैं डिलीवरी ले लूंगा आंख बंद करके, मुझे कोई चिंता वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने स्ट्रॉन्ग शेयर सेलेक्ट किया हुआ है बीपीसीएल का। बीपीसीएल इज नॉट लाइक वोडाफोन और सुजलॉन और इंडिया बुल हाउसिंग। बीपीसीएल में मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये जाने जाने वाला होता है। तो मैंने 420 में जाएगा, मैं डिलीवरी ले लूंगा। अभी मैं डिलीवरी 1800 शेयर की नहीं लूंगा, ये देखिएगा, इसमें मैं 1800 शेयर की डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, मैं डिलीवरी ले रहा हूँ 450 में ऑलरेडी शेयर है मेरे पास, तो मैं 1350 शेयर की डिलीवरी ले रहा हूँ 420 के अंदर। मैं तैयार हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं 1350 की डिलीवरी लूंगा, मैं 1800 की डिलीवरी नहीं लूंगा। तो मेरा एवरेज प्राइस क्या हो गया, हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो एवरेज प्राइस अभी निकालूंगा मैं, तो ये आया 420 इंटू 1350 प्लस 450 इंटू 460 जो मैंने पहले स्टेप में खरीदा था, माइनस जो मेरे को स्ट्रैंगल से जो मेरा प्रॉफिट हुआ है 20 रुपया मेरे को स्ट्रैंगल वाला मिला है और 8 रुपया मेरे को 480 की कॉल से मिला है, तो मेरा एवरेज प्राइस हो गया 402 रुपए। मतलब कि मेरा एवरेज प्राइस जो है वो 402 रुपया हो गया, जो कि मेरा 400 होता था अगर मैं ये सब काम नहीं करता था। तो मैं
तो 420 माइनस जो 20 होता था वो 400 होता था, अभी मेरा 402 है, 2 रुपए का फर्क है, नो इश्यू। लेकिन आई एम स्टिल विद द मार्केट, मैंने वो कॉल वाला मैंने बेनिफिट लेने का मुझे हुआ। नाउ एज यू अक्यूमुलेटेड वन लॉट, तो यू विल सेल 420 कॉल ऑफ नेक्स्ट मंथ इन ₹15, क्योंकि आपका पूरा लॉट कंप्लीट हो गया। जैसे ही वो लॉट कंप्लीट हुआ, जैसे ही आपने डिलीवरी लिया, शेयर का भाव चल रहा है 420 या 400 जो भी चल रहा है, आप तुरंत जिस समय डिलीवरी लिया उसी समय आप अगस्त के महीने का, अगले महीने का 420 का कॉल आप 15 रुपए में आपको आराम से बिकेगा, क्योंकि एटीएम आप ऑलमोस्ट एटीएम बेच रहे हो, तो आपने 15 रुपए में उसका कॉल बेच दिया। अब इसका क्या होगा, इसमें अगर आप मान लो जैसे आप शेयर वो नहीं खरीदना चाहते थे आप, तो आप चाहो तो ये भी कर सकते हो कि आप उसमें 420 में अपना लॉस बुक करो और उसकी जगह आप 420 का फ्यूचर ले लो और 420 का वही कॉल बेच दो। ये एक अल्टरनेटिव स्टेप है। ये जो फ्यूचर में नहीं काम करना चाहते वो ना करें, जो ऊपर वाला मैंने 1 से लेके 7 स्टेप का बताया वो करो तो भी चलेगा। अगर वो नहीं करना चाहते हो तो 8 वाला भी कर सकते हो आप। तो 8 वाला एक अल्टरनेटिव मैंने आपको दिया है। अभी आप जब आपने ये 420 का कॉल बेचा है 15 रुपए में, तो 420 अगर वो बीपीसीएल 420 के ऊपर चला जाता है तो आपका जो गेन होगा वो होगा 420 माइनस 402 प्लस 15 रुपए का जो आपका प्रीमियम आया था 33 रुपया, यानी कि 59,400 आपको मिल गया। 59,400 का आपको प्रॉफिट हो गया शेयर इतना नीचे जाने के बाद में भी। और अगर बीपीसीएल कंटिन्यू टू फॉल और गिर जाता है 420 के भी नीचे, तो आपका जो एक्विजिशन प्राइस है वो आपका 402 रुपए माइनस 15 387 में, मतलब कि आपको वो शेयर 387 में पड़ा है। अगर मान लो वो कवर्ड कॉल में जो आपने किया 420 में वो नीचे गया तो 387 में आ गया, 387 पे जाके कवर कॉल चालू कर दो। तो कहने का मतलब ये आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगा, जो हमको जो सारे इश्यूज आ जा रहे हैं कि मैं क्या करूंगा, शेयर बहुत गिर गया, शेयर बहुत बढ़ गया, वो भी आपने यहाँ पे उसका सॉल्यूशन निकाला है और आप ये कवर्ड कॉल को रिपीट करोगे। अगर आपको और ज्यादा प्रोटेक्शन लेना है, यार मेरे को तो और मतलब इससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन चाहिए कि वो शेयर कहीं 420 का कहीं 200 रुपए पे ना आ जाए बीपीसीएल, अगर आपको प्रोटेक्शन अगर आपको लेना है, तब फिर आप जो है जब आपने पहला वाला स्टेप लिया था वहां एक ओटीएम पुट बाई कर लेंगे आप 400 का या 350 का, वो जितने भी मिल जाएगा 4 रुपए में 3 रुपए में जो भी मिल जाएगा वो आप एओटीएम का पुट ले लीजिए, जिसको हम बोलते हैं बुल पुट स्प्रेड। स्टेप नंबर 1 करते हुए तो आपको और प्रोटेक्शन मिल सकता है। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग शेयर है बीपीसीएल का, तो इतना चिंता वाली बात नहीं है। तो आप चाहे तो मत लीजिए, चाहे तो आपके लीजिए, ये आपके ऊपर है। तो ये था मेरा जो स्ट्रेटेजी जो था, मैं सोचा था मैं आपको डिस्कस करूंगा। मैं इसके ऊपर अगर कुछ आपका कमेंट है तो मुझे बताइए। मेरा जो स्ट्रेटेजी में लेके आया हूँ वो बेसिकली मेनली इसलिए लेके आया हूँ कि जो बिगिनर्स हैं या जो भी सिस्टमेटिक ढंग से काम करना चाहते हैं वो इसको करके महीने का आराम से 2% से 3% रिटर्न पक्का कमा लेंगे आराम से। 3-4 में अगर पर 10 लाख में आपको एक शेयर लेना है, अगर आपको 20 लाख है तो 2 शेयर में कीजिए अलग अलग स्ट्रॉन्ग शेयर में, 50 लाख है तो 5 अलग अलग शेयर में स्ट्रॉन्ग शेयर में कीजिए, आराम से आप 2 से 2.5% का रिटर्न आप कमा लेंगे। ये था मेरा जो एक स्लाइड का जो मेरा प्रेजेंटेशन था वो ये था। कुछ क्वेश्चन था पूछिए, नहीं है तो देन आई विल हैंड ओवर द Sir, if the price goes up to say 480 and then come back to say around 420 or 430, what will happen? क्या बोल रहे हैं? Sir, if the price is going up to 480 and then we will be buying the shares and again it is coming back to say 440 or 430 levels. हाँ, तो वो एक जो आप बता रहे हैं ना, वो एक छोटा सा इश्यू वो है कि 480 से शेयर घूम गया या 490 से शेयर घूम गया, बट इनवेरिएबली ऐसा नहीं होने वाला है। अगर मान लो मैं कहता हूँ अगर शेयर घूम भी गया 480 से अगर घूम भी गया तो आपके पास शेयर तो सिर्फ 900 ही थे ना, या 1350 शेयर ही थे। 490 पे आपने 90 पे आपने 475 का एवरेज वाला शेयर करके आपने लिया है। तो 490 का शेयर जब रेट था और जब आपने 1800 शेयर का लॉट पूरा किया तो आपके पास एवरेज प्राइस हुआ 475। तो अभी भी आपके 15 रुपए का मार्जिन अवेलेबल है शेयर में। आप चाहो तो शेयर बेच के बाहर निकल जाना। अगर मान लो 490 से शेयर गिरने लगा, वो ऊपर नहीं गया 99% तो ये वो शेयर वो 500 के ऊपर जाएगा ही जाएगा। अगर 490 आ गया तो इनवेरिएबली जैसे अब की बार हुआ 493 से बीपीसीएल घूम गया, बट इनवेरिएबली वो शेयर 500 के ऊपर जाना चाहिए था, क्योंकि इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड वो आपका 10 दिन के अंदर मिला है। 10-12 दिन के अंदर 460 से शेयर जो 490 वाला गया है तो मान के जाना जाता है तो शेयर ऊपर जाएगा। और घूम भी जाएगा तो प्रॉब्लम क्या है, आपने 900 शेयर ही लिए हैं या 1350 शेयर लिए हैं, यू कैन हैंडल इट। ठीक है, तो इतना साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं आएगा। मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो वो ये है कि मैं पूरा लॉट ले लूं और वो शेयर का गिर जाए तो मैं क्या करूं। वो जो मेरा प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है। और आप पार्ट में खरीद रहे हो और आप एक साथ इतना एक बड़ा पोजीशन नहीं ले रहे हो।
आप 450 का लिया या 20% से काम करना चाहते हो मान लीजिए, तो 360 शेयर लिए, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर 360 लिया, फिर थोड़ा ऊपर चला गया, 360 ले गया। अब पिरामिडिंग का काम कर रहे हैं, और पिरामिडिंग जो ये वाली है, दिस इज अ वर्ल्ड ओवर, ये स्ट्रेटेजी सारे एडवांस प्लेयर यही स्ट्रेटेजी को यूज करते हैं कि शेयर ऊपर जाए और एक और शेयर खरीदो, और शेयर ऊपर जाए और शेयर खरीदो, क्योंकि उनको पता है जो उनका जो पुराना वाला शेयर लिया था उसमें डबल प्रॉफिट हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं कि वो शेयर गिरता है तो हम और लेते हैं, हमें ये नहीं पता है जब हम जो शेयर गिरता है जब लेते हैं तो हमारा डबल लॉस हो रहा है। जैसे आप मैं बताता हूँ, 100 रुपए का शेयर है, आपने 100 रुपए में शेयर खरीदा, अब वो 90 रुपए आ गया, आपने एवरेजिंग किया तो आपका कितना 95 हो गया, लेकिन 95 आपको 200 शेयर पे हुआ है। अगर आपने फिर एवरेजिंग किया, 90 का एवरेज आ गया, अभी आपने 300 शेयर ले लिया, तो 300 शेयर पे आपका 3 गुना लॉस चालू हो गया है। तो 3 गुना लॉस वर्सेस 3 गुना प्रॉफिट, आप कौन सा प्रेफर करेंगे? तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाया है वो पिरामिडिंग प्रिंसिपल पे बनाया है कि शेयर ऊपर जाएगा तो मैं खरीदूंगा, नीचे जाएगा तो मैं नहीं लूंगा। तो ये जो बिगेस्ट प्रॉब्लम है रिटेल इन्वेस्टर का, वो इसमें मैंने सॉल्व करने की कोशिश करी है कि नीचे जाएगा तो मैं नहीं लूंगा, जब बहुत नीचे चला जाएगा तो मेरा जो कवर्ड पुट वाला मैं लूंगा, ऊपर जाएगा तो मैं मार्केट के साथ साथ चलूंगा और ये मुझे बेनिफिट देगा। ये सारे साइकोलॉजिस्ट, सारे ट्रेडर, सारे एडवांस ट्रेडर वो यही स्ट्रेटेजी बताते हैं, जिसको मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया है। या Okay, sir. Thank you. Sir, Vadvaya, you told me to that we can take partial delivery of 1350 shares. Is it possible to take partial delivery? हाँ, यू कैन। नहीं, पार्शियल डिलीवरी नहीं, पार्शियल डिलीवरी आप एक्सचेंज से नहीं ले रहे हैं, आप स्क्वायर करके आप मार्केट से ले रहे हैं। ओके ओके ओके, आप मार्केट से ले रहे हैं। मैं कभी करता ही नहीं हूँ मैं कि मैं मतलब एक्सचेंज के भरोसे से बैठा ही नहीं रहूंगा। मैं एक्सचेंज के अगर भरोसे अगर आपको बैठना है तो लास्ट मोमेंट तक वेट करना है, उसके 2 दिन के बाद में डिलीवरी आएगा, तभी मैं कवर्ड कॉल कर पाऊंगा। मुझे तो कवर्ड कॉल उसी समय करना है, ऑन द स्पॉट करना है। तो ऑन द स्पॉट में कवर्ड कॉल में तभी कर पाऊंगा जब मेरे को डिलीवरी उसी समय मेरे हाथ में आ जाए। तो मैं 2 दिन पहले ही करके